पास बंदूक थी, इसलिए उसे अपना हर कदम सोच समझ कर रखना था। वो किसी तरह राजकुमारी दामिनी तक चाकू पहुंचा देता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि सिर्फ शेरा ही नहीं, हीरा सिंह भी हर अब तक आपने सुना कि भैरव दिलरुबा की पालकी में दामिनी को ढूंढ लेता है, पर क्योंकि वहां शेरा के पास बंदूक थी, इसलिए उसे अपना हर कदम सोच समझ कर रखना था। वो किसी तरह राजकुमारी दामिनी तक चाकू पहुंचा देता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि सिर्फ शेरा ही नहीं, हीरा सिंह भी दामिनी को अगवा करके लाए हैं। वो विजय से मदद मांगता है, पर बाद में पता चलता है कि ये सब विजय का ही दिमाग था। भैरव हर तरफ से घिर चुका है। अब आगे भैरव लड़खड़ा के जमीन पे गिरता है, पर वो टाइम पर पलट गया, वरना हीरा सिंह चाकू उसकी पीठ से डालकर पेट से निकाल देता। उसके पलटने से चाकू ने सिर्फ उसका हाथ चीर दिया था। उसने सामने देखा तो एक तरफ से विजय और दूसरी तरफ से हीरा उसकी तरफ बढ़ रहे थे। भैरव ने पीछे जंगल का अंधेरा देखा। उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। वो भागकर अंधेरे में गुम हो गया। भैरव और जंगल का पुराना रिश्ता था। वो जंगल की हर आवाज, हर पेड़ को अच्छे से जानता था। आखिर वो जंगल में ही बड़ा हुआ था। उसने अंधेरे का फायदा उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। वो पूरी कुटिया को आराम से देख सकता था। हीरा सिंह जंगल में उसे ढूंढने चला गया था और विजय बेहोश पड़े शेरा सिंह को उठाने में लगा था। वो उसे भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। भैरव को समझ में आ गया था कि वो तीनों से एक साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए उसे किसी एक को पहले खत्म करना होगा। हीरा सिंह के पास कोई बंदूक नहीं थी, बस एक खंजर था। भैरव के अंदर हिम्मत आई। उसने अपनी कमर पर हाथ डाला। उसका चाकू तो दामिनी के पास था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वो ये समझ गया था कि इनमें से दिमाग सिर्फ विजय के पास है, बाकी शेरा और हीरा दोनों ही के पास दिमाग कम था। वो पेड़ से नीचे उतरा और अपनी कमर पर बंधा कपड़ा खोला जिसमें वो चाकू रखता था। उसने जमीन से बर्फ हटाई और कुछ पत्थर निकाल के कपड़े में बंधा। अब उसके पास वार करने के लिए हथियार तैयार था। उसने नजर दौड़ाई। हीरा सिंह जिस रास्ते से गया था उस रास्ते पे भैरव आगे बढ़ा। कुछ देर बाद भैरव ने देखा कि हीरा सिंह हांफता हुआ लौट रहा था। भैरव एक पेड़ के पीछे छुप गया। हीरा सिंह जैसे ही कुछ आगे निकला, भैरव ने अपना गमछा एक दो बार हवा में नचाया और पूरी ताकत से हीरा सिंह के सर पे दे मारा। हीरा सिंह का सर फट गया और वो नीचे गिर गया। भैरव ने बेहोश हीरा सिंह की चोट देखी। कम से कम 2 घंटे उसे होश नहीं आएगा। उसने हीरा सिंह का चाकू लिया और कुटिया की तरफ बढ़ा। जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो वो उसी पेड़ पर चढ़ गया जहां से पूरी कुटिया दिख रही थी। शेरा सिंह अब होश में आ गया है और चौकन्ना होके दरवाजे पे बैठा है। तभी अचानक मोहन और विजय कुटिया से बाहर निकले। मोहन कुछ गुनगुनाता हुआ पालकी की तरफ बढ़ा। विजय ने उसे रोका। क्या चाहिए? तैश में पूछा। सामान, उतने ही तैश में जवाब दिया। हाँ तो शेरा ले आएगा, तुम आराम से अंदर जाके बैठो ना। दिलरुबा ने हमसे कहा है कि हम ही लेके जाएंगे। शेरा सिंह ने तब तक आगे बढ़कर मोहन को एक हाथ से खींचकर कुटिया पे वापस लेकर खड़ा कर दिया। सुना नहीं? हम लाएंगे मतलब हम लाएंगे। क्या चाहिए? मोहन दोनों को हैरानी से देख रहा था। पागल हो गए हो क्या? सामान ही तो है। और मोहन इतना कह के पालकी की तरफ भागा। उसने सबसे पहले वही पालकी खोली जिसमें राजकुमारी बंद थी। उसने अंदर देखा और सिर्फ पर्दा गिरा दिया। वो आगे बढ़ते विजय और शेरा को देखने लगा। ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? हमने कहा था मत जा, पर तू नहीं माना। अब क्या करें? हमें तुझे मारना होगा। और इससे पहले कि मोहन चिल्ला पाता, विजय ने उसके मुंह में बंदूक डाल के गोली चला दी। शेरा सिंह ने झट से उसकी लाश एक हाथ से उठाई और नीचे खाई में फेंक दी। भैरव पेड़ से उतरते उतरते रुक गया। उसे वहां तक पहुंचने का भी वक्त नहीं मिला और इन दोनों ने लाश भी ठिकाने लगा दी थी। गोली की आवाज से दिलरुबा, रानी सा और राधा सब कुटिया से बाहर आ गए थे। विजय ने उन्हें बताया, अरे घबराने की कोई बात नहीं, बस एक जंगली भेड़िया इधर आ गया था, उसी को मारना पड़ा। आप लोग आराम से अंदर जाइए। जब तक हम दोनों हैं डरने की कोई जरूरत नहीं। मोहन कहाँ है? वो नदी की तरफ गया है। पर मैंने तो उससे कंबल मांगा था। नदी पे क्यों चला गया?
कंबल मैं लाके देता हूँ, विजय ने अपनी मीठी आवाज में कहा। आप तो जानती ही हैं मोहन कितना भुलक्कड़ है। सब लोग अंदर चले गए। भैरव को खतरे का एहसास हुआ। ये कोई मामूली चोर नहीं थे, ये हत्यारे थे। मामला गंभीर होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद भैरव पेड़ से उतरा। उसने धीरे से बादल अपने घोड़े को खोला और उससे महल से मदद लाने को कहा। बादल बिना आवाज किए महल की तरफ निकल गया। भैरव रसोई की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही अंदर घुसा, उसके सर पर जोरदार हमला हुआ। हमला विजय ने किया था। भैरव का सर घूम गया और सर से खून बहने लगा। जब वो कुछ संभला तो उसने देखा कि सब डरे सहमे खड़े थे। तब तक बाहर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। विजय बाहर से आई आवाज की तरफ चला गया। अब कुटिया में बचे दिलरुबा, रानीसा, राधा, शेरा और भैरव। दिलरुबा डर के बोली, ये सब क्या हो रहा है? शेरा भैरव पर बंदूक ताने खड़ा था। भैरव जानता था कि उसे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। उसने राधा की तरफ देखा। राधा के पास दिया रखा था जिससे कमरे में रोशनी थी। भैरव ने राधा को इशारा किया। डरी हुई राधा इशारा समझ गई। शायद वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना भैरव उसे समझ रहा था। उसने दिया बुझा दिया। भैरव शेरा सिंह की तरफ दौड़ा और चाकू से उसके पैर में वार किया। शेरा अंधेरे से बौखला गया था। वो जमीन पे गिरा। भैरव ने उसकी बंदूक छीन ली। तब तक रसोई से रोशनी आई। भैरव ने मुड़ के देखा तो राजकुमारी दामिनी चूल्हे की जलती लकड़ी लिए सामने खड़ी थी। उसके हाथ में भैरव का चाकू था। भैरव समझ गया कि बाहर से आवाज राजकुमारी दामिनी ने ही की थी ताकि विजय बाहर चला जाए। रानीसा ने दौड़ के दामिनी को गले लगाया और रोने लगी। भैरव भागकर कुटिया के दरवाजे को कस के बंद करता है और उसके आगे पलंग खींचकर लगा देता है ताकि कोई भी आसानी से अंदर न आए। शेरा सिंह तब तक अपने पैर में धंसे चाकू से राजकुमारी दामिनी के ऊपर हमला कर देता है। भैरव एक गोली चलाता है। गोली सीधी शेरा के सीने पे जाके लगती है। शेरा का बेजान शरीर राजकुमारी दामिनी के पैरों पर जाके गिरता है। विजय दरवाजे पर आता है। शेरा को आवाज देता है पर कोई जवाब नहीं आता। कुटिया में अंदर अंधेरा था। फिर बाहर भी खामोशी छा गई। भैरव दामिनी की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं रसोई की खिड़की से बाहर जा रहा हूं। तुम लोग अलमारी से ये खिड़की बंद रखना। दामिनी भाग के भैरव का हाथ पकड़ लेती है जैसे उसे रोकना चाहती हो। फिर भैरव को उसका खंजर देती है। भैरव खिड़की से बाहर कूद जाता है। भैरव जैसे ही बाहर गिरता है, विजय उसके सामने खड़ा था। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम कमाल के आदमी हो। कुछ तो खास बात है तुम में। शेरा सिंह मर गया। भैरव उसका ध्यान बांटने के लिए बोलता है, हाँ बेचारा, पर अच्छा ही हुआ धरती पे बोझ था साला। इमली मंगाओ तो आम लाता था, आम। अब इतना समझाया था कि ये जरूरी काम है, पर देखो अंदर मरा पड़ा है। विजय ने झूठा अफसोस दिखाया। अचानक उसे कुछ याद आया। और हीरा, उसे भी मार दिया? उसने पूछा। वो जंगल में जख्मी पड़ा है। भैरव उसे बातों में लगाए रहना चाहता था। उसे भी विजय से कुछ जवाब चाहिए थे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? भैरव ने पूछा। मैं तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूं, पर मामला उतना सीधा नहीं है। तुम मुझे अच्छे लगते हो। अगर इस शेरा और हीरा की जगह तुम मेरे साथी होते तो आज न जाने कहां होते। खैर, तुम मुझे अच्छे लगते हो इसलिए कह रहा। तुम राजकुमारी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं ले जा पाओगे, पर तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। क्यों? विजय हंसने लगा। फिर धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारा असली दुश्मन तो इस वक्त कुटिया के अंदर है। भैरव के पैर जम गए। उसने शेरा की बंदूक से एक गोली चलाई। विजय बच गया। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानता था जो भैरव नहीं जानता था। गरीब लोगों की गरीबी की सबसे बड़ी वजह क्या है जानते हो? गुलामी। उसने भैरव को समझाते हुए कहा, अब तुम्हें ही देख लो। जिस राजकुमारी ने तुम्हें बिना गलती के 50 कोड़े खिलवाए, आज उसके लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो। आखिर क्यों? भैरव बंदूक उसकी तरफ ताने था। विजय ने उसकी बंदूक देखी और कहा, इसे तुम नीचे कर सकते हो। इसमें सिर्फ 2 गोलियां थी और दोनों तुम चला चुके हो। पर विजय उस गोली के बारे में नहीं जानता था जो दामिनी ने भैरव को पालकी में दी थी। भैरव ने उसे बंदूक में डाल लिया था। विजय ने भी बंदूक भैरव पर तान रखी थी।
एक गोली की आवाज हुई। भैरव और विजय बर्फ के बीच एक दूसरे के सामने कुछ देर ऐसे खड़े थे जैसे दो मूर्तियां। फिर विजय नीचे गिर गया। गोली विजय के सिर के आर पार हो गई थी। भैरव भागता हुआ कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा। पहले तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। भैरव का खून सूखने लगा। फिर अचानक राधा ने दरवाजा खोला। भैरव सीधा दिलरुबा की तरफ बढ़ता है और बंदूक ले जाकर उस पर तान देता है। क्यों करवाया है ये सब? रानी सा दामिनी को लेकर दिलरुबा से दूर हो जाती है। मैंने क्या करवाया है? राजकुमारी को अगवा। भैरव का गुस्सा सारी सीमा पार कर चुका था। मैं क्यों करवाऊंगी राजकुमारी को अगवा? पैसे के लिए और किस लिए? पैसे? मुझे पैसों की क्या जरूरत? मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ। तब तक पीछे से छोटी रानी सा ने हुकुम सिंह की तलवार से दिलरुबा का शरीर गर्दन से लेके पेट तक चीर दिया। इसकी इतनी जुर्रत कि इसने हमारी बेटी पर नजर डाली। छोटी रानी सा का चेहरा गुस्से से सफेद हो गया था। उस वक्त उनके रास्ते में कोई भी आता तो शायद वो उसे मार देती। राधा अगल बगल इतना खून देख के और गोलियों की आवाज से वहीं बेहोश हो गई। बाहर बर्फ का तूफान भी थम गया। हुकुम सिंह अब होश में आ गए थे और मारे खिसियाहट के किसी से नजरें भी नहीं मिला रहे थे। कुछ देर बाद राधा को भी होश आ गया। उसने और हुकुम सिंह ने मिलके सारी लाशों को कुटिया से बाहर डाला। भैरव ने चौथी पालकी के अंदर झांका तो देखा कि दामिनी ने पिंजरे की 2-3 सलाखें काटी थी और बाहर वाले पिंजरे का ताला तोड़कर निकली थी। वो पलटा तो दामिनी सामने खड़ी थी। इसके लिए शुक्रिया। उसने भैरव के खंजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये खंजर तुम्हें कहां से मिला? मेरी मां ने दिया था। क्यों? ये कोई आम चाकू नहीं है। इसने पिंजरे की सलाखों को सेब की तरह काट दिया। नोक ताले में डालते ही ताला खुल गया। भैरव को लगा कि दामिनी शायद उससे मजाक कर रही है। वो मुस्कुराने लगा। सच में, तुम खुद देख लो। दामिनी ने पर्दा उठाया और पिंजरे की सलाखों की तरफ इशारा किया। भैरव ने यूं ही हाथ में खंजर लेके पिंजरे की एक सलाख पर वार किया। लोहे के एक ही 2 भाग हो गए। उसने हैरत से दामिनी की तरफ देखा। दामिनी के चेहरे पर वही चमक थी जो किसी बच्चे के चेहरे पर कोई नया खिलौना मिल जाने पर होती है। रात चांदनी से धुली थी और ताजी गिरी बर्फ हर तरफ रोशनी बिखेर रही थी। दामिनी ने भैरव से पूछा, तुमने उसका जवाब नहीं दिया? किसका? उस आदमी के सवाल का। तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जबकि मैंने एक बार पहले तुम्हें जान बचाने के लिए कोड़े पड़वाए थे? दामिनी के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे आज भी अपनी गलती का पछतावा था। भैरव ने दामिनी की तरफ देखा। कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो दिखते तो पत्थर हैं पर असल में मोम होते हैं। भैरव के दिमाग में कुंदन बैरागी का चेहरा आया। मैंने जिंदगी से सीखा है कि जरूरी नहीं हर गलत दिखने वाली चीज गलत हो और हर सही दिखने वाली चीज सही। फर्क कैसे किया जाता है? दामिनी ने मासूमियत से पूछा। दिल की सुनो, वो कभी झूठ नहीं बोलता। भैरव ने कहा। एक पल के लिए इन दोनों के आसपास सब खामोश हो गया। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। भैरव ने महसूस किया कि वो राजकुमारी के बहुत करीब खड़ा था। इतना कि सांस लेने पे राजकुमारी दामिनी के पास से आती भीनी भीनी बेला के फूल की खुशबू वो सूंघ सकता था। वो दूर जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। भैरव का गला अचानक सूखने लगा। तभी हुकुम सिंह राजकुमारी को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहे थे। राजकुमारी और भैरव दोनों हड़बड़ा के दूर हो गए, जैसे वो कोई चोरी करते पकड़े गए हों। कुटिया साफ है। राजकुमारी कुछ देर आराम कर लें। सुबह होते ही बिलासपुर के लिए निकलेंगे। अभी रात को तो बिलासपुर नहीं जा सकते ना। राजकुमारी कुटिया की तरफ चली गई। भैरव ने शायद राजकुमारी के चेहरे पे हल्की मुस्कान देखी, पर वो उसका वहम भी हो सकता था। भैरव कुटिया की चौखट पर बैठ गया। वो किसी गहरी सोच में था। दूसरे दिन सुबह होने को थी। आसमां पर सूरज की रोशनी की 1-2 गुलाबी लकीरें फूट ही रही थी। भैरव पहाड़ी के छोर पे खड़ा सामने उगते सूरज को देख रहा था। रात भर उसके दिमाग में कोई बेचैनी थी। 2 ही वजह से दिलरुबा राजकुमारी को अगवा करा सकती थी। पहला, पैसा। पर दिलरुबा की बात में दम तो था। वो पैसों के लिए तो ये सब नहीं करेगी। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। और दूसरा, किसी के कहने पर, मजबूरी में
पर कौन है जो राजकुमारी दामिनी को रास्ते से हटाना चाहता है और क्यों? भैरव जानता था कि गांव के लोग महल से नफरत करते हैं, पर इस तरह का काम करवाने के लिए पैसे की जरूरत होती है जो कि गांव वालों के पास नहीं थे। इतना पैसा तो सिर्फ महल में ही किसी के पास हो सकता है। कोई कड़ी थी जो वो जोड़ नहीं पा रहा था। तब तक भैरव की पीठ पर एक तलवार का वार होता है। भैरव नीचे देखता है तो उसके पेट से तलवार की नोक निकली थी। भैरव अपनी पीठ पर एक हाथ महसूस करता है जो उसे सामने खाई में धक्का दे देता है। कौन है जो राजकुमारी दामिनी को मारना चाहता है? कौन है जिसने भैरव को खाई में फेंक दिया? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए। राधा को बचा लेता है। दामिनी और भैरव के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। सबको लगता है कि खतरा टल गया है। भैरव फिर भी किसी उलझन में रहता है। उसे ऐसा लगता है कि वो कहीं कुछ भूल रहा है। सुबह भैरव की पीठ में कोई तलवार से हमला कर देता है और उसे धक्का देकर खाई में नीचे फेंक देता है। अब आगे। भैरव नीचे खाई में बर्फ में पड़ा था। उसके अगल बगल की सारी बर्फ धीरे धीरे सफेद से लाल होती जा रही थी। खून उसके शरीर से तेजी से निकल रहा था। तभी उसे दूर से घोड़ा और एक बच्ची आते दिखते हैं। वो थोड़ा और पास आए तो भैरव देखता है कि बादल और नंदी आ रहे थे। नंदी उसे देख के घोड़े से उतरी। उसका चेहरा आंसुओं से ढका था। वो कुछ बोल रही थी शायद, पर भैरव को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। भैरव बेहोश हो गया। वो एक छोटा सा कमरा था। कमरा क्या, फूस का छाजन वाला कच्चा छपरा था। गहरी काली रात में तूफानी हवाएं उसकी कच्ची दीवारों पर सन सन बज रही थीं। एक मरझिल्ली सी लालटेन इन हवाओं से लड़ते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। गोबर के लिपे हुए फर्श पर एक औरत पड़ी थी। 25-26 साल की दुबली पतली सी एक लड़की, जिसकी आंखों में ठंडे खौफ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, या शायद उसकी आंखों में भरे आंसुओं की वजह से और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। शायद खुद को छुड़ाने की कोशिश से ही उसका जिस्म थकान से टूट रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश तो करती थी, मगर उसके मुंह में ठूसा कपड़ा उसकी इस कोशिश का गला घोंट देता था। हालांकि बाहर उसके चिल्लाने पर भी उसकी सुनता कौन। कच्ची दीवारें, जलती बुझती लालटेन की लौ, फूस की छत से टकराती हवाएं और जेल की सलाखें जैसी उसकी और उसकी आजादी के बीच दीवार बन के खड़ा था। खड़क से दरवाजा खुल गया। 2 साए कमरे में घुसे आते हैं। एक आदमी झुककर उसके मुंह से कपड़ा निकालता है। वो फौरन रोने लगती है। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। वो छोटी है, वो मर जाएंगे। तो मर जाए, पर तू अब कभी वापस नहीं जाएगी, समझी? एक औरत की नफरत से भरी आवाज थी। वैसे भी जब से तूने अपने जुड़वा बच्चों में से बेटे को मारा है, तुझे तेरा पति पागल समझता है। मैंने नहीं मारा उसे, औरत ने रोते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूं कि तूने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसे तो मैंने मारा है। औरत निर्दयी तरीके से हंसती है। पर तुझ जैसी पागल की बात मानेगा कौन? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें क्या चाहिए? वो सब कुछ जो तेरा है, वो सब मुझे चाहिए और वो सब मैं तुझसे ले लूंगी, पर उसके लिए तुझे मरना होगा। नहीं नहीं। वो आदमी उस औरत के मुंह में फिर से कपड़ा ठूस कर उसे बांध देता है और कंधे पे उठा के सामने पेड़ की तरफ बढ़ता है। एक रस्सी का फंदा बना के उसके गले में डालता है और वो रस्सी को पेड़ की टहनी के उधर फेंक कर धीरे धीरे औरत को फांसी देने लगता है। औरत का पूरा शरीर तड़प रहा था, पर वो आदमी रस्सी कसे जा रहा था। औरत के बंधे हाथ पैर कुछ देर फड़फड़ाने के बाद ठंडे पड़ गए। आदमी ने उसके लटके शरीर के हाथ पैर खोल दिए और मुंह से भी कपड़ा निकाल लिया। दोनों साए जिधर से आए थे उधर वापस चले गए। वहां रह गई तो काली अंधेरी रात, बिलासपुर का सन्नाटा और पेड़ पर झूलती, धीमे धीमे रस्सी पर घूमती एक औरत की लाश। भैरव की आंख खुल गई। वो अगल बगल देखता है तो वो एक छोटी सी कुटिया में पड़ा है। कमरे में तेज अगर के जलने की खुशबू की जगह लटकी रुद्राक्ष की मालाएं थी।
उसको हिलता देख नंदी दौड़ के उसके पास आती है। नंदी की बड़ी बड़ी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई लग रही थी। भैयू, हिलना नहीं, पगली दीदी बोल के गई है कि हिलने नहीं देना, और वो ये दवा भी दे के गई है। बोली जैसे ही उठे उसको पिला देना। नंदी ने एक प्याला भैरव की तरफ बढ़ा दिया। भैरव ने सिर ऊपर करके सारी दवाई पी ली। क्या हुआ था? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ था, अब ठीक कर दिया है। अब हम कभी भी राजमहल नहीं जाएंगे। जब से वहां गए हैं तब से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी तुमको कोड़े मारते हैं, कभी तुमको तलवार से मार के खाई में फेंक देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। नंदी बोलते बोलते रोने लगी। अब नहीं जाएंगे भैया, हम अपने गांव वापस जाएंगे। तू तो मेरी बहादुर बहन है ना, ऐसे डर जाएगी? भैरव ने कमजोर आवाज में पूछा। नंदी ने आंसू पोंछे। हाँ हाँ, मैं ही हूं डरपोक, और तुम तो महाभारत के अर्जुन हो। सारी लड़ाई तुम ही को लड़नी है। क्या जरूरत थी वहां जाने की? वो राजकुमारी तो अच्छी भी नहीं है। अगर बादल समय पे हमें वहां ना ले जाता। नंदी का गला फिर भर आ गया। बस, मैंने सोच लिया है, अब तुम महल कभी नहीं जाओगे, बस। नंदी ने फैसला कर लिया था। ठीक है मेरी मां, अब ये तो बता दे हम हैं कहां? तब तक कुटिया का दरवाजा धड़ से खुला और पगली बुढ़िया एक हाथ में लकड़ी लिए अंदर आई। उठ गया? बुढ़िया ने ऐसे कहा जैसे वो इस बात से कोई खास खुश नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन था तू मरेगा नहीं। भैरव समझ नहीं पा रहा था वो उसके बचने से खुश थी कि निराश। दादी, मैंने इसको दवा भी पिला दी। मैंने तुझसे कहा था ना, पगली दादी बोला कर। नंदी ने फौरन कान पकड़े। पगली दादी, भाई कब तक ठीक हो जाएगा? ठीक? ये तो गया। ठीक क्या होना है पगली? दादी ने भैरव को देखा, उसकी तरफ बढ़ी और हाथ खींचकर झटके से उसे पलंग पर बैठा दिया। दर्द से भैरव के मुंह से निकला, बूढ़ियों की तरह कराहना बंद कर। पगली अपना मुंह भैरव के बिल्कुल पास ले आई। तंबाकू का एक भपका आया। बहुत काम बाकी है, उसने धीरे से कहा, और फिर उतनी ही तेज बुढ़िया कोने में जाकर बैठ गई और लकड़ी चूल्हे में डालने लगी। नंदी मदद करने में लग गई। नंदी और बच्चों की तरह बुढ़िया से डरती नहीं थी। शायद कुंदन बैरागी की वजह से पगली दादी उसको अजीब नहीं लगती थी, इसलिए बुढ़िया को भी शायद नंदी अच्छी लगती थी। नंदी ने उससे पूछा, पगली दादी, तुझे लोग पगली कहते हैं तो तुझे बुरा नहीं लगता? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? उफ़ो दादी, पागल का मतलब तुझमें दिमाग कम है। हाँ तो ठीक ही है ना, जिनके पास ज्यादा दिमाग हो जाता है वो लोग इंसान नहीं रह जाते, भगवान बन जाते हैं। बुढ़िया ने नंदी से कहा। नंदी समझ गई कि पगली दादी बेचारी सच में पागल है और वो कोने में पड़ी एक चटाई पे जाके बैठ गई। भैरव ने उठने की कोशिश की पर लड़खड़ा के वापस बिस्तर पर गिर गया। बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा। कहां जा रहा है? महल, भैरव ने बताया। बुढ़िया और नंदी दोनों उठ खड़े हुए, पर बुढ़िया भैरव के पास पहले पहुंची। तू वहां नहीं जा सकता, उन्हें लगता है तू मर चुका है तो मरा रहे। उनकी आंखों में धूल झोंक कर काम कर, वरना फिर किसी पहाड़ से धकेल दिया जाएगा, समझा? यही तो जानना है कि मुझे मारने की कोशिश आखिर किसने की और क्यों? बुढ़िया हंसने लगी। तुझे नहीं पता, यह जानकर अनजान बन रहा है। भैरव को शक था, पर जब तक वो सबूत न इकट्ठा कर ले वो कुछ भी नहीं कह सकता था। पगली बुढ़िया की बात तो ठीक थी, वो महल तो नहीं जा सकता था, उसे बाहर रहकर ही सच का पता लगाना होगा। ये सोचकर वो हुकुम सिंह की तरफ निकल गया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। हुकुम सिंह अभी महल से नहीं लौटा था। घर पर उसकी पत्नी अकेली थी और पड़ोसन से बात कर रही थी। भैरव कुटिया के पीछे खड़ा था। वो पड़ोस की औरत के जाने का इंतजार करने लगा। दोनों बातों में लगी थी। तू चिंता ना कर, आ जाएंगे घर। बस क्या बताऊं बहन, पिछले जन्म के कोई पाप हैं जो महल के चक्कर में फंस गए। आए दिन सर पर तलवार लटकी रहती है,
इतनी बार कहा है नौकरी छोड़ दो, बिलासपुर छोड़ के कहीं दूर निकल जाते हैं, पर मेरी एक नहीं सुनते। अब देखो ना, आज तीसरी रात हो जाएगी, अभी तक घर नहीं आए हैं। महल पे पता किया तो पता चला है कि राजकुमारी को बचा के सीधे घर ही आए थे। अब कहां ढूंढूं? उसकी पत्नी की आवाज में परेशानी थी। भैरव का माथा ठनका। हुकुम सिंह घर नहीं आया? वो पगली दीदी की कुटिया की तरफ तेजी से वापस जा रहा था। उसे हर हाल में राघव से मिलना था, वही बता सकता था कि आखिर महल में क्या चल रहा है, और कहीं ये हुकुम सिंह की कोई चाल तो नहीं। पगली दादी की कुटिया के बाहर ही उसे नंदी और बादल मिल गए। उसने बादल से कहा, राघव को ढूंढ के लाना है, पर किसी और को देखना मत, ठीक है? घोड़े ने जवाब में सर हिलाया और तुम उठा के 9-2-11 हो गया। भैरव नंदी की तरफ मुड़ा। तेरी पगली दादी कहाँ है? वो तो जंगल की तरफ गई है, रोज जाती है। तभी जब तुमको चोट लगी थी, दादी मुझे वहीं मिली, वरना मैं अकेले तुमको कैसे लाती? नंदी ने उसे ऐसे समझाया जैसे वो छोटा बेवकूफ बच्चा था। भैरव ने भी उसी तरह सर हिलाया, जैसे नंदी ने बड़ी समझदारी की बात की है। एक काम कर, लकड़ी इकट्ठा कर ले, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूं। आज कुछ अच्छा खाएंगे। खीर? नंदी ने खुश होकर कहा। हाँ, खीर। भैरव ने उसके सर पर हाथ फेरा। भैरव को पता था कि पिछले कुछ दिनों से वो नंदी को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था, पर वो ये भी जानता था कि कोई बड़ा खतरा इन लोगों पे मंडरा रहा है। उसे हर हाल में ये पहेली जल्द से जल्द सुलझानी थी। वो जंगल की तरफ बढ़ा। रास्ते में केशव का घर पड़ा। उसकी बेटी दीवार पे फिर कोई चित्र बना रही थी। भैरव को देखकर वो मुस्कुराई। भैरव ने भी बदले में मुस्कुरा दिया। भैरव ने एक सरसरी नजर उसके चित्र पर डाली। एक आदमी जंजीरों से बंधा एक कमरे में पड़ा था। भैरव पास गया तो हैरान रह गया। चित्र में जंजीरों से बंधा आदमी हुकुम सिंह था। उसने बच्ची से पूछा, क्या तुमने इस आदमी को देखा है? उसने हाँ में सर हिलाया। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकती हो जहां ये आदमी है? कुछ देर सोचने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया। भैरव उस बच्ची के पीछे पीछे चल दिया। दोपहर की धूप सर पर चमक रही थी। चारों तरफ खेत भी अभी सुनसान पड़े थे। बच्ची ने रुक के कुछ दूर बने महल का अनाज रखने का गोदाम उंगली से दिखाया। भैरव को याद आया कि एक दिन वो और राघव भवानी के साथ अनाज लेने यहाँ आए थे। वो तेजी से कोठरी की तरफ बढ़ा। बाहर दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। भैरव ने पास रखा एक पत्थर उठाया और ताले पे दे मारा। 1-2 चोट के बाद खड़ाक, ताला टूट गया। भैरव अंदर घुसा तो अनाज से भरी कई बोरियां एक के ऊपर एक पड़ी थी। भैरव ने नजर दौड़ाई तो उसकी नजर एक बोरी पर टिकी। बोरी ऐसे कम ज्यादा हो रही थी जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा। भैरव ने आगे बढ़ के बोरी खोली तो हुकुम सिंह अंदर अधमरी हालत में था। किसी ने उसके हाथ पैर बांध रखे थे और मुंह में कपड़ा ठूस रखा था। भैरव ने फौरन उसके मुंह से कपड़ा निकाला तो हुकुम सिंह खांसते हुए बोला, तुम जिंदा हो? भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। मुझे तो लगा था कि तुम। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है उस दिन पहाड़ी से तुमने ही मुझे धक्का दिया था। भैरव ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैंने नहीं दिया था भैरव, मेरा यकीन करो। हुकुम सिंह रोने लगा। भैरव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतना लंबा चौड़ा आदमी जब बच्चों की तरह रोने लगे तो वैसे ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुमने तो राजकुमारी की जान बचाई थी। वो तलवार जिससे मुझ पे वार हुआ था क्या तुम्हारी नहीं थी? हाँ, तलवार मेरी ही थी, पर मेरी तलवार से तो दिलरुबा भी मरी थी। क्या मैंने उसे मारा था? फिर किसने? मैंने। भैरव और हुकुम सिंह दोनों ने सर उठा के देखा तो सामने छोटी रानी सा खड़ी थी। आखिर क्या वजह थी जो छोटी रानी सा अपनी बेटी दामिनी को मारना चाहती थी? क्या राज है जो छोटी रानी सा छुपा रही है? क्या वसुंधरा ही गांव में हो रही मौतों की जिम्मेदार है? जानने के लिए सुनते रहिए। नंदी और बादल को भैरव जख्मी हालत में खाई में मिलता है। पगली दादी की मदद से नंदी उसे पगली दादी की कुटिया तक लाती है। भैरव होश में आते ही हुकुम सिंह को ढूंढने निकलता है। वहां उसको पता चलता है कि हुकुम सिंह गायब है। दीवार पर बना चित्र
भैरव को हुकुम सिंह तक ले जाता है। वहां उसको पता चलता है कि इस साजिश के पीछे छोटी रानी सा है। अब आगे सामने छोटी रानी सा को देख के भैरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसके दिल पर जो इतने देर से एक भार था वो जैसे उठ गया। उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। मैंने तुम्हें कम आंका था भैरव, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा होशियार निकले और किस्मत के धनी भी, वरना उस पहाड़ी से गिरकर तो किसी को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलनी चाहिए थी। पर देखो ना, तुम मेरे सामने हट्टे कट्टे खड़े हो। छोटी रानी सा ने हैरत से कहा, तुमने तो पूरा खेल ही पलट दिया। हमने बहुत कोशिश की कि तुम राजकुमारी से नफरत करो, इसलिए जब उस दिन तुम्हें कोड़े पड़ रहे थे तो हमने उसे सच बोलने से रोक दिया। हम ये भी जानते थे कि तुम्हारा दिल गरीब बेसहारा लोगों के लिए मचलता है, इसीलिए उस दिन दामिनी से उस आदमी की गर्दन भी कटवाई। उस बेचारे ने तो शेर का पिंजरा हमारे कहने पर ही खोला था। उस दिन भी तुमने वहां पहुंचकर सारा खेल बिगाड़ दिया। दामिनी हमारे हाथ की कठपुतली है भैरव, हम जैसे चाहते हैं उसे वैसा नचा सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि बेचारी प्यार की भूखी है। रानी सा निर्दयी तरीके से हंसी। भैरव से राजकुमारी का अपमान सहा नहीं गया। उस बेवकूफ लड़की को लगता है कि अगर वो लड़की की तरह रहेगी तो राजा उसे प्यार करेगा, पर उसे क्या पता कि मैंने राजा के दिल में उसके खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि अब वो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो उस दिन उस आदमी की गर्दन काट कर उसने पूरी कर दी। अब गांव वालों की नजर में भी गिर गई और राजा की भी। रानी सा ने एक लंबी सांस ली, पर तुम्हें न जाने उसमें क्या दिख गया जो उसके लिए अपनी जान पर भी खेल गए। आप उन्हें क्यों मारना चाहती हैं? वो तो आपसे इतना प्यार करती हैं। अरे हम अभी ना मारते उसको। पड़ी थी कुछ दिन और पड़ी रहती, पर उसके पर निकल आए थे। गांव में पूछताछ करने लगी थी। रात के अंधेरों में हमारे गड़े हुए मुर्दों को खोद खोद के निकाल रही थी। ऐसे तो हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाता ना। इतने सालों की मेहनत सब खराब हो जाती। 18 साल की मेहनत। भैरव ने उनकी बात को पूरा करते हुए कहा, छानबीन कर रहे थे क्या हमारे बारे में? रानी सा की आंखें हैरानी से चमक उठी। खैर, अब क्या फर्क पड़ता है, एक बार तुम हमारे वार से बच गए, पर अब तुम्हें मरना होगा। वो औरत कौन है? रानी खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। कौन सी औरत? वही जिसे कई साल पहले मारकर पेड़ पे टांग दिया था आपने। रानी सा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें कैसे? मैंने तो सबको। आपने सही कहा रानी सा, आपने मुझे कम आंका था। अब तो वैसे भी मैं मरने वाला, तो आप सब कुछ सच सच तो मुझे बता ही सकती हैं, वरना मैं भी आत्मा बन के यहीं भटकता रहूंगा। रानी सा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो औरत बड़ी रानी थी, दामिनी की असली मां। उसे मैंने नींद की दवा देना शुरू किया। वो बेहोश हो जाती थी। फिर मैं उसे कभी जंगल में छोड़ आती थी, कभी नदी के पास, कभी सिपाहियों के कमरे के बाहर। एक बार जब वो बाजार में बिना कपड़ों के मिली, तब राजा ने उसे उसके कमरे में ही कैद करा दिया। लेकिन उसके लिए राजा का प्यार कम नहीं हुआ। रानी की आवाज में नफरत थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उस वक्त उसके जुड़वा बच्चे 1 साल के थे। भैरव ने चौंक के रानी सा को देखा। हाँ, दामिनी का एक जुड़वा भाई भी था। मैंने उसे मारकर खंजर रानी के पास रख दिया और उसके कपड़ों पर बच्चे का खून लगा दिया। वैसे भी वो लड़का आगे चल के मेरे लिए खतरा ही बनता। राजा अपने बेटे को मरा देखकर पागल हो गया। उसको हमेशा से लड़का चाहिए था। जब मैंने उससे वो लड़का छीन लिया तो वो भी अंदर से टूट गया। मेरा काम और आसान हो गया। तब जाके राजा ने रानी को कैद खाने में भेजा। पर मुझे पता था कि जब तक वो जिंदा है राजा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। फिर दामिनी के जरिए मैंने राजा के दिल में जगह बना ली। उस दिन आपके साथ एक आदमी भी था? भैरव ने पूछा। रानी सा हैरत से भैरव को देखती रही।
कुछ पल बाद बोली, हाँ, था एक तुम्हारी तरह का बेवकूफ जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता था, सो मैंने उसकी जान ले ली। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? रानी सा ने बताया। छोटी रानी सा हंसने लगी। तुम्हारा मतलब वो मनगढ़ंत चुड़ैल जो बिलासपुर वालों ने अपने मन से बनाई है? भैरव चुप था। छोटी रानी सा ने उसका चेहरा देखा और उसे एहसास हुआ कि भैरव मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, और जो कुछ उसने बताया था वो और कोई नहीं जानता था। सच सच बताओ, तुम्हें किसने बताया? छोटी रानी साहब चिल्ला रही थी। भैरव पहली बार मुस्कुराया। छोटी रानी साहब गुस्से से तमतमा उठी और उन्होंने विजय की बंदूक निकाल ली। भैरव और हुकुम सिंह सतर्क हो गए। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि तभी पीछे से एक लाठी छोटी रानी सा के सिर पर पड़ी। वसुंधरा जमीन पर गिर गई। सामने राघव लाठी लिए खड़ा था। उसने झुककर रानी सा के हाथ से बंदूक उठाई। गोदाम के पीछे से राजा और दामिनी भवानी के साथ बाहर निकले। भैरव ने इन सब को धीरे से गोदाम में आता देख लिया था, इसीलिए वो वसुंधरा से सारी बातें निकलवा रहा था। राजा ने भवानी से कहा, इसकी शक्ल भी मुझे दोबारा नहीं देखनी है, इसे मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर कर दो। उन्होंने भैरव की तरफ गर्व से देखा और पलटकर दामिनी के सामने जा खड़े हुए। बेटा, हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। मैंने तुम्हारे भाई को खोने के गम में तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं। मुझे माफ कर देना। शायद एक बेटा मेरे प्यार के लिए वो सब कुछ कभी ना करता जो तूने किया। राजा की आंख में आंसू थे। उसने दामिनी के सर पर हाथ रखा। दामिनी रोते हुए जिंदगी में पहली बार अपने पिता के गले लग गई। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। राजा और दामिनी भवानी के साथ वहां से चले गए। भैरव और राघव ने नीचे पड़ी वसुंधरा की तरफ देखा। हुकुम सिंह के माथे पर अब भी पसीना था। बाहर शाम हो रही थी। उनके पास वक्त कम था। उन लोगों ने वसुंधरा को उठाया और गांव के मैदान में ले गए और एक पेड़ से बांध दिया। वसुंधरा को अब होश आ रहा था। जब तक उसकी आंख खुली, उसे मजबूती से पेड़ से बांधा जा चुका था। खोलो मुझे, मैंने कहा खोलो मुझे। माफ करिएगा वसुंधरा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। राघव ने कहा, मुझे यहां क्यों बांधा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हमने इनको यहां क्यों बांधा है भैरव? ताकि ये अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। अब अंधेरा होने वाला है, हम लोग चलते हैं। उम्मीद है आज के बाद आपसे और बड़ी रानी सा दोनों से मुलाकात नहीं होगी। कहते हुए भैरव राघव बुढ़िया की कुटिया की तरफ बढ़े और हुकुम सिंह अपने घर की तरफ। छोटी रानी सा की आवाजें बहुत देर तक उनका पीछा करती रहीं। रास्ते से भैरव ने खीर का सामान लिया और थोड़ा सा घी भी। घर पहुंचे तो पगली दादी नंदी को कोई कहानी सुना रही थी। उन्हें देखते ही खुशी से दौड़ती हुई आई। काम हो गया? उसने भैरव से पूछा। भैरव ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और सारा सामान पगली दादी के हवाले कर दिया। बुढ़िया को इतना खुश शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, पाप का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। उस दिन रात में बिलासपुर के मैदान में तांडव हुआ। जो वो चीखें सुनता उसका पूरा शरीर डर से कांप जाता। लेकिन भैरव को पता था ये रात बिलासपुर में आखिरी काली रात है। कल की सुबह बिलासपुर के लिए एक नई शुरुआत होगी। आज रानी सा का बदला पूरा हो जाएगा और कल से बिलासपुर के ऊपर जो श्राप था वो खत्म। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो सच में बिलासपुर की हवा में ही बदलाव साफ दिख रहा था। मैदान की तरफ जो लोग गए उन्होंने बताया कि छोटी रानी सा के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े पूरे मैदान में बिखरे थे। उन्हें कोई समेटना भी चाहता तो समेट नहीं सकता था। इधर महल में राजकुमारी दामिनी की आज ताजपोशी थी। पूरे बिलासपुर में जश्न का माहौल था। सबका महल से न्योता था। पहले तो सुखराम, पगली दादी और केशव की पत्नी जया जैसे कुछ लोगों ने जाने से मना कर दिया, पर फिर भैरव की मिन्नत पर सब मान गए। भैरव उनके लिए किसी मसीहा से कम थोड़ी ना था। लेकिन नंदी लाख मिन्नतों के बाद भी किसी हाल में नहीं मान रही थी कि
तभी एक सिपाही नंदी के लिए एक टोकरी में कुछ सामान लेके आया। नंदी ने देखा तो टोकरी में उसके लिए वैसे ही कपड़े थे जैसा राजकुमारी दामिनी पहनती थी। 1 मिनट उसका मन ललचाया, पर वो मानी नहीं। अच्छा, वादा करो कि हम महल में अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही वापस आ जाएंगे। दरअसल नंदी महल में उसे दिखने वाली उन खतरनाक लाल आंखों से डर रही थी, लेकिन नंदी अपना यह डर भैरव को बताने से भी न जाने क्यों डर रही थी। लेकिन भैरव उसके मन के डर को समझ गया। जैसा तू कहेगी एकदम वैसा ही करेंगे। नंदी हंस दी और झट से तैयार होकर आ गई। उस दिन नंदी सच में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। उस दिन महल में जैसे तारे खुद नीचे उतर आए थे। हर तरफ रोशनी और चहल पहल थी। दामिनी वहां पहुंची तो लोगों की निगाह उसे देख के रुक गई, और भैरव की धड़कन। ये एहसास भैरव के लिए अजीब और नया दोनों था। आज से पहले उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, इसलिए उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बस कुछ था जो उसे दामिनी की तरफ खींचता था। दरबार लोगों से भरा था। बीच में राजा राजकुमारी दामिनी के साथ खड़े थे। राजा ने दामिनी के सिर पर हीरे जवाहरात से जड़ा एक ताज रखा और उसे अपनी तलवार देकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमारी दामिनी ने उत्तराधिकारी बनते ही पहला ऐलान किया कि अब खेतों में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से हिस्सेदारी भी मिलेगी। गांव वालों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। खाने के समय गांव वालों के लिए महल के बाहर पत्तलें लगाई गई। पहले पूजा पाठ हुआ, फिर सब भोजन के लिए बैठे। तभी महल के अंदर से राजकुमारी दामिनी निकली। सब खाते खाते रुक गए। दामिनी ने इधर उधर देखा, फिर सीधा जाके पगली दादी और जया के पास गई। क्या हम यहां बैठ के खाना खा सकते हैं? हर तरफ सन्नाटा छा गया। राजकुमारी और गांव वालों के साथ बैठ के खाना खाएंगी? कुछ देर जब कोई कुछ नहीं बोला तो दामिनी का मुंह उतर गया। उसे लगा गांव वाले उसके साथ खाना नहीं चाहते। वो मायूस होकर वापस जाने को थी कि नंदी ने उठ के उसका हाथ पकड़ लिया। पगली दादी और जया ने फौरन उसके लिए जमीन पर जगह बनाई। राजकुमारी की दासियां, जो खुद हैरान थी, दौड़ के उसके लिए एक नरम गद्दा लेके आईं। जैसे सब बैठे हैं, हम वैसे ही बैठ के खाएंगे। राजकुमारी ने गद्दी वापस कर दी और जमीन पर बैठ के एक पत्तल अपनी तरफ खींचा। शाम सुख की आंखों में आंसू थे। शायद सच में बिलासपुर के दिन बदल गए थे। उस दिन नदी किनारे एक लड़की बेहोश मिली। महल के सिपाही उसे उठाकर महल ले आए। राघव और भैरव महल के बाहर ही खड़े थे। राघव उस बेहोश लड़की की खूबसूरती को देखता ही रह गया। लगा कि वो खुद भी बेहोश हो जाएगा, लेकिन इस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बेहोश लड़की बिलासपुर और भैरव की जिंदगी में क्या खतरनाक बर्बादी भरा तूफान लाने वाली है। जब लड़की को लाया गया तो उसकी हालत नाजुक थी। उसे फौरन शाही वैद्य के पास भेजा गया। रात को जब भैरव और राघव पगली दादी की कुटिया में पहुंचे तो उनके लिए बिस्तर बाहर आंगन में लगा था। दोनों थके थे, इसलिए फौरन लेट गए। राघव ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यार, वो लड़की थी तो जादू। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। भैरव राघव की इन फालतू बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था, पर आज राघव की आवाज में कुछ संजीदगी थी और वो सच भी कह रहा था। सुंदरता में उस लड़की का कोई जोड़ नहीं था। यार, लड़की थी तो जहर। राघव बड़बड़ाए जा रहा था। देखना, चाट के मर न जाना। भैरव ने मजाक किया और करवट लेके सो गया। क्या राजकुमारी और भैरव की कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या बिलासपुर की सारी परेशानी सच में खत्म हो गई है? क्या भैरव और नंदी अब खतरे से बाहर हैं, या कोई है जो नजर गड़ाए सही मौके का इंतजार कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए